हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये एजुकेशन जो टॉपिक है उससे उठाया है। निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, हंटर आयोग प्रतिवेदन, सार्जेंट योजना या 1854 का शिक्षा प्रेषण डिस्पैच। तो इसका जो आंसर है वो है डिस्पैच। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Which one of the following has been described as the Magna Carta of Indian education? ठीक है, The Indian Universities Act 1904, Hunter Commission Report, Sargent Plan, The Education Dispatch of 1854। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये वो डिस्पैच आप लोगों को पता भी होगा, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए खास तौर पे किया गया था। उस टाइम महिलाओं की स्थिति बहुत क्या थी, आप लोगों को पता ही है, दयनीय थी। तो उस टाइम पे शिक्षा पे जोर देने के लिए कार्य इसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जो आप लोग जानते भी होंगे, हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी जी, उन्होंने घोषणा की थी कि एक वो जो है घोषणा पत्र लिखा जाएगा, और जिसके अंतर्गत इसका बेसिक मतलब कह सकते हैं आप, जो मानना था वो था कि प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है ना, वो आपकी मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, जो कि अभी भी आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जबकि उच्च शिक्षा जो है, हायर एजुकेशन जो है, उसमें एजुकेशन में इंग्लिश कहीं ना कहीं मैंडेटरी, यानी कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन में अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा हो, जैसे कि अभी फॉलो भी होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं 12th के बाद इन जनरल, तो कुछ कोर्सेज ऐसे उसमें चॉइसेस नहीं होती हैं, आपको इंग्लिश में ही चीज़ें कवर अप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्परता नियम, अभ्यास नियम, आंशिक गतिविधि सिद्धांत या प्रभाव सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत थॉर्नडाइक की थ्योरी डाली हुई है। देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 क्या दिए थे, मुख्य नियम दिए थे, जिनमें से कि एक है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आंशिक गतिविधि सिद्धांत का मतलब है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, और प्रभाव सिद्धांत है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो देखिए, 3 जो थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। जैसी बिल्ली ने किसको देखा, मछली को देखा, तो तत्पर थी, आतुर थी उसको लेने के लिए। फिर उसने प्रयास किया, अभ्यास किया, प्रयास किया, है ना। फिर वो जब उसको मिल गया, जब अचानक से पिंजरा खुल पड़ा और उसको मिल गया, तो उसका उस पर प्रभाव पड़ा, इस तरीके से। फिर 5 आपके सेकेंडरी लॉज हैं, जिसमें लॉज ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी है, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन है, और लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, एनालॉजी भी, लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहते हैं किसी को। तो इतने तरीके की बात इन्होंने की है। देखिए, प्राइमरी या मुख्य नियम जो है, ये 3 ही हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा, जो थॉर्नडाइक के अनुसार द्वितीयक नियम कौन सा है, तो द्वितीयक नियम है, ये सभी तो प्राथमिक नियम हो गए, तो द्वितीयक कौन सा है हमारा? आंशिक गतिविधि वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो ये जो है एजुकेशन का टॉपिक एक आपके सिलेबस में डाला है, वहाँ से है। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है, ये राधाकृष्णन कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा। मुदालियर कमीशन जो है, इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि 1952 से 53 के दौरान आया। इसकी विशेषताएं कुछ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या क्या है। कोई बात करते हैं कोठारी कमीशन की, तो कोठारी कमीशन 1964 से 66 में आया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता डीएस कोठारी जी द्वारा की गई थी। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है, ये तो आपको पता ही है, अगेन मुदालिर कमीशन को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया इस प्रश्न का राधाकृष्णन कमीशन। यहाँ पे भी देख लीजिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या करा, मुख्य रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के बारे में बात की, कि विश्वविद्यालय स्तर पे शिक्षा उस टाइम पे कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें नई हैं जो हमारे मतलब शिक्षा का विकास कर सकती है, वो इंक्लूड की जाए। ठीक है,
और कुछ एडिशनल बातें से रिलेटेड 14 नवंबर लगभग 1948 को इस पे काम किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो अध्यक्ष थे, और अन्य सदस्य भी इनमें फेमस थे, जो डॉक्टर ताराचंद हैं, सर जेम्स ए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच पॉलिसी सजेस्टेड टू कन्फर ऑटोनोमस स्टेटस टू SCERT, NCTE and set up State Board of Teacher Education? Program of Action on NP 1986, National Policy on Education 1986, National Education Policy 2020, या फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर 1983। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि SCERT NCTE को स्वायत्त दर्जा देने तथा राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव निम्नलिखित में से किस नीति द्वारा दिया गया था? ठीक है, अब आप लोगों को पता ही है, हमारी जो सबसे पहली नीति आई थी वो आई थी 1968 में, दूसरी नीति आई थी हमारी 1986 में, और तीसरी जो हमारी आई है 34 साल बाद जो अब आई है 2020 में। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको मुख्य बिंदु बता देती हूँ 1986 वाले की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बातें हैं और काफ़ी मेन है। एक तो इसमें पूरे ध्यान दीजिएगा, एक तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ECC, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं इसमें बात की गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, वो ये सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ नवोदय विद्यालय के बारे में भी इसी के अंतर्गत बात की गई थी। साथ ही साथ देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के बाद आया है, इसी के तहत बात हुई है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो होती है, ओपन एजुकेशन जो होती है, ये सभी इसी पॉलिसी के अंतर्गत आया है। इसने बड़ी क्लासेस के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में कभी बात करी है। रूरल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि ग्रामीण इलाकों में क्या होने चाहिए, विश्वविद्यालय होने चाहिए, इसके बारे में इसने बात की है। टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के बारे में बात की है। साथ ही साथ बात की है कि देखिए रिसर्च जो है आप कर रहे हैं तो उसकी कुछ विकास, उस रिसर्च के थ्रू क्या विकास हो रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है, ये सब भी इसमें बात की गई है। और एजुकेशन के बारे में बात की गई है, SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBCs जो होते हैं। साथ ही साथ जो फिजिकली डिसेबल्ड जब हम उन्हें वर्ड देते हैं, उस टाइम पे हैंडीकेप कहा जाता था, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अडल्ट एजुकेशन के बारे में बात की गई है। ये सारी चीज़ें बात इसके अंतर्गत की गई है। जो मेन मेन मुद्दे थे ये सब ऑथेंटिक उससे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए टीचर और उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात भी इसी के अंतर्गत की गई है। उसमें बात की गई है कि टीचर एजुकेशन जो है ये भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो आप लोगों को पता ही है 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, ये इसके अंदर बात की गई है। साथ ही साथ जो पुराना ढांचा था शिक्षा का 10+2+3 उसको बदल दिया गया है, उसको बदल के 5+3+3+4 53 34 का कर दिया गया है। ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। और बहुत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पहले जो होता था 6 साल से स्टार्ट होती थी क्लास बच्चे की, अब 3 साल से शुरुआत कर दी गई है, जिसमें ECC जो है वो भी जोड़ दिया गया है, बाल वाटिका वगैरह ये सब। ठीक है, तो आई होप मैंने आप लोगों को इनमें अंतर बता दिया है। और ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 में, जो 1986 वाली पॉलिसी में संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें जो 1986 वाली पॉलिसी में कही गई थी उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना है, और कुछ उसमें नई चीज़ें ऐड करते हुए बात की गई थी। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा समझ में। कमेंट सेक्शन में अब इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, क्योंकि मैंने पूरा क्लियर कर लिया आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं पिन कर दूंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन आर डेवलप्ड बाय, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? NCTE, IGNOU, UGC या फिर NCERT? ठीक है, तो उसका राइट आंसर आई होप सभी को पता होगा, NCTE जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में बात करती है, इसमें है। और साथ ही साथ मुझे ये बता दीजिएगा कब ये बना, कब इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं दर्जा मिला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3-4 सन है, वो आपको याद रखने हैं। 1973, एक तो आपको याद रखना है 95, एक और सन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे साथ ही साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी में भी इसको आप लोग देख सकते हैं, अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक मानदंड के बारे में। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? ये NCTE के द्वारा विकसित किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके कितने रीजनल, तो ये भी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। 4 देखिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय कह सकते हैं आप, हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप ईस्ट का देखेंगे तो भुवनेश्वर में है, और अगर आप साउथ का देखेंगे तो आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा। ठीक है, और वेस्ट और नॉर्थ का आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
Which apex body is regulating integrated teacher education program in the country? NCERT, NCTE, NIEPA या फिर UGC? तो आप लोग देख ही रहे होंगे, अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड भी आ ही गया है। तो देश में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शीर्षस्थ निकाय द्वारा अधिनियमित है? NCERT, NCTE, NIEPA या फिर UGC? तो याद रखिएगा इसका आंसर भी NCTE है, आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि देखिए NCTE हमारी क्या है, एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में भी काम करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के लिए, है ना, जो कि आप लोगों को पता ही है 1993, 1973 और 1995 3 सन इससे रिलेटेड मेन है, ठीक है, याद रखिएगा। 1995 को आप कह सकते हैं एक तरीके से मैंडेट कर दिया गया था, 1993 को जो है एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, है ना, और 1973 को शुरुआत इसकी डाल दी गई थी। तो ये दोनों प्रश्न जो है पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बुद्धि से है, इंटेलिजेंस से। दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर, अ फंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। देख लीजिएगा इसे, निम्न में से कौन बुद्धि सिद्धांत में एक पक्ष बुद्धि समता कोष होता है जो व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों हेतु सार्वभौमिक माना जाता है? अराजकतावादी सिद्धांत, राजतंत्री सिद्धांत, प्रतिचयन सिद्धांत या क्रमानुसार सिद्धांत? ये क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए डाले गए हैं क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वो हिंदी में समझ पाने बड़ी दिक्कत आई हैं। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एनार्किक थ्योरी, मोनार्किक थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी या फिर हायरार्किकल थ्योरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन लोगों का मत क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मानते हैं कि बुद्धि जो है एक तरीके से सिंगल यूनिट है, ठीक है, मतलब सभी चीज़ को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है इंसान में वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो, इंटेलिजेंस के पास उसको सॉल्व करने का एक ही फैक्टर है, ये इस थ्योरी में बात की जाती है। तो देखिए ऐसा कहा गया है मोनार्किक थ्योरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी इसे देख लीजिए, हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्री सिद्धांत, प्रतिचयन सिद्धांत, अराजकतावादी सिद्धांत या क्रमानुसार सिद्धांत। तो राजतंत्री इसे कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पेपर में ऐसा राजतंत्री भी आ सकता है, साथ ही साथ देखिए इसे साम्राज्यवादी भी कह सकते हैं, ठीक है, साम्राज्य सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फेसिस, assessment to enhance learning, assessment to know the mastery of the content, assessment to certify the learners और assessment to grade the learners, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है CCE, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा CCE के अंतर्गत 4 चीज़ें थी, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो देखिए पेपर में आते हैं जो मुख्यतः रूप से वो 2 ही आते हैं, वो है एक फॉर लर्निंग और एक है ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे क्लास में आपने पढ़ाया और पढ़ा के आपने बीच में क्वेश्चन पुट आउट करा, चेकआउट किया आपने, इस तरीके से जो क्लास में चल रहा है या लास्ट में, ठीक है, क्लास में आपने कर लिया, ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान बच्चे का क्या कर रहे हैं, एक तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है कि आपने पूरा पढ़ा लिया था, लास्ट में जो अब जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं एंड ऑफ सेशन में, वो समेटिव लर्निंग के अंतर्गत कहीं ना कहीं आ गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है अधिगम हेतु आकलन निम्न में से किस पर बल देता है? अधिगम वर्धन हेतु आकलन, यानी कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए। विषय वस्तु की पारंगतता जांचने हेतु आकलन। थर्ड है शिक्षार्थियों के प्रमाणन हेतु या शिक्षार्थी को ग्रेड करने हेतु। देखिए ग्रेड वगैरह तो हमें कुछ करना नहीं है, ना ही खाली प्रमाण देना है उन्हें। विषय वस्तु की पारंगतता आप कैसे जांच कर सकते हैं, हर व्यक्ति का जो सीखने का तरीका है अलग अलग है, तो अब ज़रूरी नहीं है ना हर व्यक्ति पारंगत हो जाए, या आप पता नहीं कर सकते हैं। तो अधिगम वर्धन हेतु आकलन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, इनमें से क्या फ्लेंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस उसके बारे में सही नहीं है, यानी कि विच इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए इंटरेक्शन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचर इवेल्युएट्स द स्टूडेंट थ्रू असाइनमेंट, इट हेल्प्स टू नो वेदर द टीचर इज इफेक्टिव और नॉट, और लास्ट है टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थ्रू लेक्चर, आस्किंग क्वेश्चन, क्रिटिसाइजिंग, गिविंग डायरेक्शन एक्सेट्रा। इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं, अभी कितने बिंदु के बारे में बात करते हैं ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो हम फंसे ना। देखिए फ्लेंडर जो है आप लोगों को पता है 10 चरण के बारे कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आए हैं, और इसके अंतर्गत 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है टीचर टॉक, एक होता है स्टूडेंट टॉक, एक होता है साइलेंस और कन्फ्यूजन, यानी कि एक बार टीचर बोल रहे होते हैं, एक बार बच्चा बोलेगा, और फिर है मौन हो जाएगा या विभ्रांति करके इसको आप बोलते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरली ये डॉक्टर नेडी फ्लेंडर के द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए, जो टीचर टॉक होती है ना, जब शिक्षक वार्ता होती है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस आता है। देखिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वर्बल बिहेवियर के लिए हैं या नॉन वर्बल बिहेवियर के लिए हैं। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन भी क्योंकि बन सकता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ वर्बल बिहेवियर के लिए है, शाब्दिक, वो भी टीचरों के लिए, जो शाब्दिक बिहेवियर है टीचर का, उसके लिए है कहीं ना कहीं। तो देखिए, इस टीचर टॉक में क्या क्या आता है, आप देख सकते हैं। टीचर टॉक में टीचर प्रशंसा भी कर रहा होता है, मतलब प्रेजिंग भी आ जाएगी, फीलिंग्स भी आ जाएंगी, इमोशंस वगैरह भी आ जाएंगे, एनकरेजिंग भी आ जाएगा, बच्चों को उत्साहित करना भी आ जाएगा, एक्सेप्टिंग आइडियाज एंड आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब आप क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके की सभी तरीके की चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। जबकि जो स्टूडेंट टॉक है, उसमें क्या होगा, उसमें बच्चा क्या करता है, टीचर कुछ पूछेगा तो बच्चा रिस्पॉन्स देगा, या क्या करेगा, कोई चीज़ उनको पता करनी होगी तो वो स्टार्ट करेंगे बात करना, इनिशिएशन लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और साइलेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है कि आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये एक तरीके से दोनों जने क्या हो जाते हैं इसमें, टीचर टॉक हो चाहे स्टूडेंट टॉक हो, बच्चे क्या है यहाँ पे, आप मौन है, कोई किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इतनी तो इसके अंतर्गत बातें हैं। हमसे कहा है कि फ्लेंडर का जो अंतःक्रिया विश्लेषण है, इसके संबंध में क्या सही नहीं है। अंतःक्रिया का अर्थ है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक व विद्यार्थियों की सहभागिता। ये तो बिल्कुल सही बात है। इंटरेक्शन का मतलब तो यही है कि दोनों जने क्या हो, प्रॉपर इंक्लूड हो। अगला है, शिक्षक प्रदत्त कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है। देखिए, पहली बात तो इसके अंतर्गत तो प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट जो होता है, होमवर्क जो होता है, असाइनमेंट उसको बेसिकली कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है, यह ज्ञात करने में सहायक होता है कि शिक्षक प्रभावी है अथवा नहीं। तो याद रखिएगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत क्या होता है ना, इसमें ये देखा जाता है कि जो टीचर है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। मतलब टीचर क्या बच्चों को फ्रीडम दे रहा है बोलने की, क्या टीचर बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि उसका जो पैटर्न है बच्चा उसे समझ पाए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा भी है, जो टीचर का वर्बल बिहेवियर है उसको नापने के लिए कहीं ना कहीं कार्य तो आता है। इसका कार्य ये है कि टीचर का जो बिहेवियर है क्लास के थ्रू, वो किस तरीके से पढ़ा पा रहा है, बच्चे उसके थ्रू समझ पा रहे हैं, कितना जा पा रहा है, ये ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है, शिक्षक व्याख्यान, प्रश्न पूछने, आलोचना करने व निर्देश देने आदि के माध्यम से विद्यार्थी को क्या करे, प्रभावित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे कहा था फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण के संबंध में कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, प्रदत्त कार्य के बारे में यानी कि असाइनमेंट के बारे में ऐसा कोई बात नहीं करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इंग्लिश में भी इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड अंडर, ये जो आपकी एनईपी थी 1986 की, या पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया 1995 में, या फिर सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 से 2001 बहुत सारे आंकड़े बताते हैं, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था। तो देखिए, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई थी किसके अंतर्गत, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है, 1995 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा PWD 1995। इसको हिंदी में भी देख लीजिए। शून्य अस्वीकरण नीति निम्न में से किसके अधीन अंगीकार की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, और सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है। तो ये 1995 वाले के अंतर्गत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या पब्लिक फंडिंग, ठीक है। तो निम्न में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, जनता में निवेश, मानव संसाधन विकास, या सार्वजनिक निधियन। और आपको सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग समझ भी सकते हैं इस चीज़ को, एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं आपको क्या है, शिक्षा सीधा सीधा कहें अगर हम, प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है शिक्षा से, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो विजिबल ही हो, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ भी होता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कहीं ना कहीं लोगों में भी निवेश करते हैं, एजुकेशनली दिमाग लगा के, पीपल्स में। अब आप लोग बात कर रहे हैं, विचारों के थ्रू भी कई बार खेलते हैं।
मानव संसाधन विकास के थ्रू भी कहीं न कहीं ये यूज़फुल है और सार्वजनिक निधियन के लिए भी। तो शिक्षा से आप कह सकते हैं सीधे संबंधित नहीं है, ये है प्रत्यक्ष लाभ। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं आप उसे पाएँगे, चाहे वो लोगों में इमोशनली इन्वेस्टमेंट कहना तो यहाँ पे सही नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से मतलब पॉज़िटिव वे में अगर मैं उसको सही इमोशनल कह रही हूँ, उस वे में ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप किसी चीज़ में निवेश कर रहे हैं, निवेश का मतलब आप लोग समझते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, जनता में निवेश मतलब क्या है, चाहे वो इमोशनली इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आप थोड़ा सा चालाकी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मानव संसाधन विकास के लिए भी कहीं ना कहीं सहायक होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन ऑफ ऑन एजुकेशन। ठीक है, कोठारी कमीशन, हंटर कमीशन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, नई तालीम या नेशनल नॉलेज कमीशन। से हिंदी में भी देख लीजिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात के आयोग हैं? ठीक है, कोठारी, हंटर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, नई तालीम और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो फिर आप ऑप्शंस में जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, कोठारी जो है 1964 से 1966 है। ठीक है, तो 1947 में देश हमारा आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद क्या आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ, नई तालीम जो है लगभग 1937 के आसपास कहीं ना कहीं। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तो आप लोगों को पता ही है, जो कि 2005 हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं, 2 और बच गई, एक हमारा है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और एक है हमारा हंटर आयोग। तो ये भी कोई 1917 के आसपास, कलकत्ता हमारा 1917 19 कहीं आप देखेंगे, और हंटर आयोग भी अगर आप ऐसे देखें, हंटर कमीशन जो है वो 1882, और वैसे अगर आप देखें तो 1917 के आसपास कहीं, ये भी 16-17 के आसपास इसके बारे में बात हुई है। तो देखिए, कुल मिला के पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है 2 ही हमें दिख रहे हैं। कौन? एक तो कोठारी और दूसरा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है केवल बी और सी, केवल ए और ई, ए सी ई और बी सी डी। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, ए और ई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मूक जो आपका होते हैं उसके जो 4 चतुर्थांश हैं, उसके प्रारूप में निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? वीडियो, मूल्यांकन, पाठ्य सामग्री या परिचर्चा मंच। तो देखिए, मूक के 4 चतुर्थांश के रूप में जो आप लोग देख ही रहे हैं, 4 मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं क्वाड्रेंट है। तो वहाँ पे जो आपकी इंटरेक्शन की जो क्रिया हो रही है, उसको कौन ज़्यादा सुगम बनाएगा? ठीक है, देखिए, जो परिचर्चा का जो आपका मंच है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से ही आप लोगों के बीच में अन्योन्य क्रिया हो पा रही है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, आप कहीं ना कहीं सीख पा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आपके थ्रू वो चीज़ें पहुँच पा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अब आज आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रही हूँ जाते जाते। पहला होमवर्क क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको पता लगाना है इसमें से, टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर से है, ये हिंदी में है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। अब दूसरे पे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप ये सभी को पता चल ही जाएगा, नहीं चलेगा तो मैं अगली वीडियो में से बताऊंगी। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। और ये है तीसरा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको कुछ कुछ होमवर्क क्वेश्चन देके जाएं, सो दैट आपको पता चल सके आप कितनी चीज़ें कर पा रहे हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया तीसरा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।